जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल हमने शुरू किया था हमारे क्लास 12 के नए सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जीवो में जनन वाले चैप्टर पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा जीवो में जनन, जीवो में जनन पर हमने चर्चा शुरू की थी और मैंने आपको इस बारे में बताया था। ठीक है, और प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया था जीवों में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको इसमें दो प्रकार से बताया था। एक बताया था मैंने अलैंगिक जनन और एक बताया था मैंने अलैंगिक जनन बताया और एक मैंने लैंगिक जनन बताया। ठीक है, अगर पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है तो वहां के अनुसार आपको कुछ चीजें समझ में भी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जीवों में जनन के बारे में, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और हम सबको इस बारे में बखूबी कुछ पता भी। सेम टू सेम जनन की क्रिया पादपों में भी होती है। ठीक है, अगर पादपों की बात करें तो पादपों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। जैसे पादपों में अलैंगिक जनन है, ये पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया है। वो पादप के प्रमुख भाग जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है या कोई भी जननांग अंग है पादप के, इन जननांग अंगों के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। मतलब क्या होता है कि किसी भी पादप की जड़ को निकाल करके किसी दूसरी जगह पर लगा देते हैं तो वहां पर एक नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है। किसी भी पादप के तने वाले हिस्से को निकाल करके दूसरी जमीन के हिस्से पर लगा देते हैं, वहां पर नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है। या किसी भी पादप की पत्ती को निकाल कर जमीन में लगा देने से नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है। या पादप के जननांग मतलब एंड्रोसियम या गाइनोसियम मतलब पुंमंग या पुंकेसर को निकाल करके जमीन के किसी अन्य हिस्से पर आपके उचित संवर्धन माध्यम में लगा देते हैं तो नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है। मतलब ये अलैंगिक जनन की क्रिया है जहां पर मेल फीमेल का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, सीधे ही पादप के भागों से नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक इसके विपरीत होती है पादप में लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। अब पादप में जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो मान के चलो जब लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो यहाँ पर नर और मादा का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, उनके बिना जनन की क्रिया संभव नहीं है। तो पादपों में जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है पुष्प के द्वारा। किसके द्वारा होती है? पुष्प के द्वारा। मतलब पादप में लैंगिक जनन की क्रिया करने के लिए पुष्प का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना पुष्प के लैंगिक जनन की क्रिया होना संभव नहीं है। तो ये आपके लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पुष्प के द्वारा होती है। और पुष्प के अंदर मैंने आपको पहले पिछली कक्षा में पढ़ाया है और आपको पूर्व ज्ञान भी है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। जैसे कि बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज। ठीक है, फिर होता है दलपुंज। पुष्प के भाग आपने पढ़े हैं तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और पुंमंग के बाद बात आती है आपके जायांगी। किसकी बात आती है? जायांगी। मतलब अगर हमने इसको पता है, इसको कहते हैं कैलिक्स, ये करोला, ये एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये पुष्प के 4 भाग है। पुंमंग को एंड्रोसियम कहते हैं, पुंमंग को पुंकेसर कहते हैं, पुंमंग को नर जननांग भी कहते हैं। और जायांग को मतलब ये जायांग, ठीक है, जायांग को मादा जननांग भी कहते हैं, जायांग को गाइनोसियम भी कहते हैं, जायांग को स्त्री क्रेसर भी कहते हैं। तो इस पादप के प्रमुख ये हो गया आपके नर जननांग और ये हो गया आपके मादा जननांग। नर और मादा जनन अंगों के द्वारा इसमें जनन की क्रिया होती है। जहां आपने जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा सिलेबस चेंज हो गया है। बाकी पिछले साल सिलेबस था जिसमें दूसरा पार्ट था नर हिप्मोकोद्भिद और मादा हिप्मोकोद्भिद के निर्माण के बारे में, जहां पर पुंमंग के द्वारा आपके परागकण निकलते हैं और जायांग के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर बीजाणुधानी होती है और बीजाणुधानी के अंदर पहुंच करके वहां पर निषेचन की क्रिया करते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि नर और मादा मिलकर के क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। और जब ये निषेचन करेंगे, इस निषेचन के फलस्वरूप नए बीज का निर्माण होगा और इस प्रकार आपके लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। ये बात आती है पादपों में। और इन पादपों वाली प्रक्रिया सेम टू सेम यहाँ पर जीवों में जनन के दौरान भी देखने को मिलती है।
अब बड़ी बात सोच रही हुई है कि लैंगिक अलैंगिक जनन भी जीवों में किस प्रकार होता है, तो उसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए कि भी जीव है वो अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे करते हैं, क्या होता है। तो देखो एक बात, क्या आपने पहले भी पढ़ा है कि इस पृथ्वी पर, इस पूरे पर्यावरण में जीव है वो एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक होते हैं। कैसे? एक कोशिका से लेकर, एक सेल वाले, ठीक है, एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय, और इससे लेकर ऊपर तक की बात करते हैं कितने जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो जब एक कोशिकीय जीव होगा जिसमें कोशिका एक ही होगी, वह जनन कैसे करेगा? बहुकोशिकीय जीव होगा वह जनन कैसे करेगा? तो इन सब के बारे में जीवों में जनन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी काफी सारी जो भ्रम है, जो हमारी जिज्ञासा है, ये भी दूर होते हुए जाती है। तो देखो बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन का सीधा सा मतलब है कि जिस प्रकार पादप के भागों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है अलैंगिक जनन में, उसी प्रकार अब एक कोशिकीय जीवों में या सूक्ष्म जीवों में उसी जीव के शरीर के अंग के द्वारा नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसे वर्तमान समय में क्लोन शब्द दिया गया है। क्या शब्द दिया गया है? क्लोन। ठीक है, जैसे मैं आपको सीधा सा उदाहरण लेकर बता देता हूं, जैसे कि अमीबा है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा अपने जनन की क्रिया कैसे करता है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपने जनन की क्रिया को करता है। तो देखो कैसे, ये अमीबा की एक संरचना होगी, निश्चित संरचना नहीं होती अमीबा की, ये इसके अंदर केंद्र उपस्थित अमीबा की संरचना होती है। अब इस अमीबा को जनन करना है, ये क्या करेगा? अपने शरीर की बाह्य आकारिकी में एक खांच का निर्माण कर देगा, और इस तरह से एक खांच बन जाएगी, और ये अंदर का केंद्र है वैसे डंडलाकार हो जाएगा। अभी खांच होगी, ये खांच धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी, और ये अमीबा को दो भागों में तोड़ देगी, और अब देखेंगे कि अमीबा अपने जो आगे की अवस्था है वहां इस प्रकार के भागों में पड़ जाता है। सेम अमीबा की तरह पैरामीशियम भी होता है। क्या होता है? पैरामीशियम। ठीक है, ये भी इसी तरीके से अपने बाह्य आकार की अपने शरीर की क्रिया में परिवर्तन करता है, और शरीर को दो भागों में बांट देता है। तो ये होगी। अब अलैंगिक जनन की क्रिया, यहाँ पर पुष्प के भागों के बारे में पढ़ा था, पादप के भागों के बारे में, तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया है वो होती है काय कोशिका की, जनन कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा होती है? जनन कोशिका के द्वारा। जनन कोशिका क्या होता है कि वो विखंडित होती है। ठीक है, जनन कोशिका आपके द्विविखंडन, क्या कहते हैं? द्विविखंडन। द्विविखंडन का उदाहरण अमीबा हो गया। ये एक कोशिका था और दो भागों में बढ़ गया, ये द्विविखंडन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार चल बीजाणु क्या होते हैं? चल बीजाणु। चल बीजाणु क्या होता है कि छोटे छोटे भागों में अमीबा है वो बढ़ जाता है, उसे कहते हैं चल बीजाणु। कल मैंने आपको अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में जो भी हमारा संक्षिप्त सारांश है उसकी एक पीडीएफ बना करके आपको सेंड की थी। आप उस पीडीएफ को आराम से देखिए, और उस पीडीएफ के द्वारा आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार अलैंगिक जनन की क्रिया पादप होती है, और पूरी की पूरी परिभाषा के साथ मैंने आपको समझाया था। ठीक है, समझने के योग्य से भी मैं आपको बता दूं, तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें भी नोट करके भी लिखी है, जैसे कि देखो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बताया है कि जहां पर किसके द्वारा करता है? वो द्विविखंडन के द्वारा करता है। अमीबा और पैरामीशियम द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं और नई प्रजाति का निर्माण कर देते हैं। जैसे एक जीव आता है यीस्ट। ठीक है, यीस्ट में क्या होता है कि जो द्विविखंडन की क्रिया होती है वहां पर जो कोशिका है वो छोटे 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 कलिकाओं में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और वो कलिकाएं बाद में नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। मतलब यीस्ट में क्या होता है? छोटे छोटे चल बीजाणु, देखा मैंने ऐसे छोटी छोटी कलिकाओं के रूप में विखंडित हो जाता है। ठीक है, और ये कलिकाएं बाद में परिपक्व होकर यीस्ट का निर्माण कर देती है, और इस प्रकार यीस्ट में आपके नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर मैंने आपको जैसे कि फंजई है, तो फंजई के जो सदस्य हैं, फंजई जगत, आपने यह कक्षा में पढ़ा था कैरोलस लीनियस की और आरएचबी टेकर की 5 जगत प्रणाली। कैरोलस लीनियस से द्विजगत प्रणाली दी थी, और आरएचबी टेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी। तो पंच जगत प्रणाली में हमने शैवाल पढ़ा, फंजई पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरेडोफाइटा पढ़ा, ये सब पढ़ा ना। तो जो फंजई जगत के जो जंतु है फंजई, ठीक है, फंजई क्या है? यहाँ के जीव है, फफूंद होते हैं ना, फफूंद वो। तो यहाँ पर ये फंजई जगत के जो सदस्य हैं वो चल बीजाणु के द्वारा, किसके द्वारा?
चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं, चल बीजाणु बनते हैं यहाँ पर, और इन चल बीजाणु के फलस्वरूप इनमें जनन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, इसी के साथ और आगे देखो तो जलीय पादप है, जैसे कि एक जलीय पादप नाम दिया गया है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जलीय पादप का नाम है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जलीय पादप, ये जलीय पादप वाटर हाइसिंथ क्या करता है, अलैंगिक जनन की क्रिया करता है और जलाशय के ऊपर पूर्ण रूप से फैल जाता है, और ये क्या करता है, उस जलाशय में जितनी भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करने से उस जलाशय में उपस्थित मछलियों की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, जलाशय के अंदर मछलियों की मृत्यु का बड़ा कारण क्या होता है, वाटर हाइसिंथ जैसे पादप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, संपूर्ण ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन रहित जलाशय मछलियों के मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, फिर आपसे बात आती है लैंगिक जनन की, फिर बात किसकी आती है, लैंगिक जनन की। अब देखो लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है। अब सीधी सी बात है कि जिस प्रकार पादप में लैंगिक जनन का प्रमुख आधार पुष्प होता है, उसी प्रकार जंतुओं में भी लैंगिक जनन का प्रमुख आधार नर और मादा का होना जरूरी है, नर और मादा का होना जरूरी है। इस नर और मादा के होने से ही लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। पिछली कक्षा के अध्ययन की बात करें तो नर से क्या आते हैं, शुक्राणु, क्या आते हैं, शुक्राणु, और माता से क्या बनते हैं, अंडाणु। ये माता से क्या बनते हैं, अंडाणु। इन शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने से युग्मक का निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है, युग्मक का, और यह युग्मक परिवर्तन करते हुए, विकास करते हुए एक भ्रूण का निर्माण करता है, और ये भ्रूण एक निश्चित समय अंतराल बाद एक छोटे नवजात शिशु के रूप में या एक छोटे जीव के रूप में विकसित हो जाता है। और विकसित होने के बाद ये भ्रूण अपने भ्रूण काल की पूर्ण अवधि को कंप्लीट करने के बाद जब प्रकृति में आता है तो एक छोटे जीव के रूप में आता है, और फिर वह छोटा जीव धीरे धीरे वृद्धि विकास करते हुए एक समय अंतराल बाद वापस जन्मने के लिए सक्षम होता है। जैसे कि हमारी जो व्यवस्था है, जैसे अपन कहते हैं ना कि जो लड़का है वो 21 साल का हो और लड़की है वो 18 साल की हो, ये 18 और 21 का लड़का लड़की विवाह योग्य है। मतलब विज्ञान की बात करें तो अपन ये मानते हैं कि इस उम्र में आने के बाद ये जन्म करने योग्य है, क्योंकि इस उम्र के बाद अगर इनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तब ये अपने आप में परिपक्व हैं, और इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो भी अपने मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होती है। तो यहाँ पर युग्मक के निर्माण के बारे में बड़ा मैंने बताया था। जैसे कि मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में कल भेजा भी है मैंने आपको। लैंगिक जनन एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है। देखो ये विस्तृत भी है, इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज लगाकर भाई आपने पौधे के हिस्से को जड़ को काटा, जमीन में रोक दिया, पानी देते रहे, 6-7 दिन बाद यहाँ पर आपको छोटा सा पौधा दिखते हुए दिखेगा, तो मतलब आप क्या कहेंगे कि हमारा जीवन की क्या कम होगी। लेकिन यहाँ पर एक विस्तृत और जटिल समयावधि है। एक छोटे शिशु के निर्माण होने में एक माता को कितने बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ये वो माता ही महसूस कर सकती हैं, या जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो महिला ही बता सकती हैं कि उस बच्चे के जन्म तक उसने कितनी कितनी पीड़ाओं को सहना। ठीक है, तो मतलब ये विस्तृत और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, और इस विस्तृत और जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप भी एक छोटे नवजात शिशु का जन्म होता है। सभी जीव अपने जीवन वृद्धि की निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, तो इससे पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि कोई भी जीव है वो एक जनन की निश्चित अवस्था तक पहुंचेगा और उसके बाद ही जनन कर सकता है। फिर नए चैप्टर के अनुसार मैं आपको कुछ और बता देता हूँ इसमें। अब जनन की क्रिया में सबसे पहले बात आती है युग्मक जनन का निर्माण। ठीक है, युग्मक जनन, ये युग्मक बनाना नहीं होता है ना, ये युग्मक, तो ये युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि किस प्रकार एक युग्मक का निर्माण होता है, और उस युग्मक के फलस्वरूप ही हम ये बता सकते हैं कि जनन की क्रिया को किस तरह से आगे की ओर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसमें युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मक जनन की क्रिया मैंने आपको बताई, और इससे विस्तृत जो कि कुछ नहीं है ज़्यादा, जो आपके चैप्टर से संबंधित है उसकी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा। और ध्यान रहे जो पीडीएफ आपको भेजी गई है उसके आप नोट्स जरूर बढ़े, क्योंकि जब भी हम और आप मिलेंगे तब सबसे पहले मेरी ओर से आपको यही रहेगा
कि आपने जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसकी होमवर्क के रूप में आप अपनी डायरी को मुझे बताइए। होमवर्क की डायरी बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बेस पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे। और कल की पीडीएफ आज मैं और पीडीएफ भेज रहा हूँ, दोनों पीडीएफ के साथ हमारा ये अध्याय कंप्लीट रहेगा। एक सामान्य जानकारी है जीवों में जनन, लैंगिक जनन कैसे होता है और अलैंगिक जनन कैसे होता है, और ये जनन की क्रिया पार्ट में किस प्रकार लिखी जाती है ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इन अलैंगिक जनन में द्विविखंडन क्या है, जनन कोशिका क्या है, जन्म क्या है, इससे संबंधित उदाहरण है वो मैंने आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिए। आप उसको ओपन करके पढ़ेंगे आराम से काट के। यहाँ पर एक चीज मैं लिखूंगा तो 22-23 मिनट का वीडियो हो जाएगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे। नहीं तो आपके सामने चीज लिखी हुई है उसको लेकर फटाफट आराम से लिखिए। फिर इसी प्रकार लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा शुक्राणु युग्मक जनन कैसे बनता है, इसका भी आपको एक प्रिपेयर नोट्स में मैंने आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, एक कल भेज दिया, एक अभी आपको भेज रहा हूँ, तो आप उसके द्वारा भी अपने अध्ययन को बहुत ही अच्छी तारतम्यता से पूर्ण कर सकते हैं। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ जीवों में जनन का हमारा ये प्रथम अध्याय आज इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। और पीडीएफ आने के बाद आप उसका होमवर्क कर लीजिए और पीछे के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप तुरंत प्रभाव से हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर उससे संबंधित जो भी समस्या है वो लिख के भेजें, उस समस्या का समाधान भी हम करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, आप सभी क्लास 12 के जितने भी भैया भाइयों के हैं वो सभी इस YouTube के वीडियो को जरूर देखें। आप मान लो अभी नहीं देख रहे हैं तो जब समय मिले देखें, और जो पीडीएफ आपको ग्रुप में भेजी गई है उसको अपनी होमवर्क के अंदर जरूर नोट कर दें। एक चीज बता देता हूँ, कभी कुछ किसी ने नहीं सोचा था कि 9 की मार्कशीट काम आएगी, 8 की आएगी, 11 की आएगी, लेकिन इस कोरोना के सेकंड वेव में 11th की हो या 9th की हो या 8 की मार्कशीट काम आ गई। आपके जो अभी 12th पास करके गए उनके 10th और 11th के परसेंटेज के बेस पर उनके 12th के परसेंट बन गए, और जिसने लापरवाही की है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और जो उस समय भी सीरियस था पढ़ाई में, आज भी सीरियस है, उसको उसका 100% लाभ भी मिल रहा है और वो कोशिश भी कर रही है। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन यूट्यूब क्लास आपके लिए एक अच्छा और उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म है। निःशुल्क माध्यम से आप घर बैठे अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन को गति देने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। बस एक जरूरत है आपके अंदर उत्साह और वो जोश, ताकि आप परसेंटेज बना सकें, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्कूल एजुकेशन को पूर्ण कर सके, और 12th का बाद अपना जो भविष्य है उसको कैसे तय कर सके इसके बारे में। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, कल मिलते हैं।